मुंबई में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी, एक दिन में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज, कुल संख्या 11,506। मुंबई में आंकड़ा 7,812 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 295। महाराष्ट्र में अब तक 1,879 मरीज डिस्चार्ज। मुंबई में बीएमसी अधिकारी की कोरोना से गई जान, स्लम इलाके में गरीबों तक खाना पहुंचाने की थी जिम्मेदारी। उद्धव ठाकरे को मिली बड़ी राहत, महाराष्ट्र में 21 मई को होगी विधान परिषद के लिए वोटिंग, अधिसूचना जारी। महाविकास अघाड़ी को 5 और बीजेपी को 3 सीटों पर आसानी से मिल सकती है जीत, 9वीं सीट पर सहमति नहीं बनी तो करवानी होगी वोटिंग। बीएमसी ने भी 55 के ऊपर से अपने स्टाफ को घर से काम करने को कहा, इस एज ग्रुप के फील्ड स्टाफ को फील्ड में जाने से मनाही। बीएमसी के जिन कर्मचारियों को डायबिटीज, बीपी जैसी बीमारियां हैं, उन्हें दी गई 2 हफ्ते की छुट्टी, इसमें बीएमसी के डॉक्टर, नर्स जैसे इमरजेंसी स्टाफ भी शामिल। मुंबई के कांदिवली में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके लगी मजदूरों की भीड़, गांव जाने के लिए लेने पहुंचे थे फॉर्म। स्थानीय नगर सेवक ने 3000 फॉर्म बांटने के बाद बंद कर दिया फॉर्म बांटना, दूसरी जगहों पर दिखा यही हाल। श्रमिक स्पेशल ट्रेन नासिक से मजदूरों को लेकर जाएगी भोपाल और लखनऊ, राज्य में फंसे मजदूरों में जागी घर पहुंचने की आस। महाराष्ट्र के चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मजदूरों को खाने और पीने की चीजें दी गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं ने बढ़ाई अमरिंदर सरकार की टेंशन, अब तक 148 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र से 3500 श्रद्धालुओं का जत्था लौटा है पंजाब, सूत्रों के मुताबिक कई लोग बिना स्क्रीनिंग के घर चले गए। पुणे में तेज आंधी के साथ भारी बारिश, कई सड़कों के पानी में डूबने की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किलें। गुजरात में कोरोना के अब तक 4,395 मरीज, राज्य में 214 लोगों की ले चुका है जान वायरस। सूरत में ट्रेन शुरू होने को लेकर स्टेशन पर शुरू हुई हलचल, प्लेटफॉर्म पर लगाए गए बैरिकेड, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाया गया निशान। सूरत में लॉकडाउन के बीच शुरू हुआ हीरों का कारोबार, हांगकांग भेजे गए 10 कंसाइनमेंट। लॉकडाउन के बीच एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 162 रुपए 50 पैसे की कमी, 3 महीने में 277 रुपए सस्ता हो चुका है एलपीजी सिलेंडर। ईपीएफओ ने जारी की चेतावनी, फोन या सोशल मीडिया पर आधार, यूएन, पैन की डिटेल देने से खाते में लग सकती है सीन। ट्विटर पर आरबीआई ने दुनिया भर के सभी सेंट्रल बैंक को छोड़ा पीछे, 7,45,000 फॉलोअर्स के साथ बना सबसे लोकप्रिय केंद्रीय बैंक। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया वीडियो कॉलिंग ऐप जियो मीट, एचडी वीडियो की सुविधा वाले ऐप के अब तक 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड। कर्ज चुकाने के लिए रिलायंस जियो की 10% हिस्सेदारी और बेच सकते हैं मुकेश अंबानी, बोर्ड बैठक में कहा, कई विदेशी निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी। लॉकडाउन में घर बैठे मंगवा सकेंगे डीजल, इंडियन ऑयल ने स्टार्टअप कंपनियों की साझेदारी के साथ शुरू की होम डिलीवरी। शाओमी पर लगा यूजर्स की जासूसी का संगीन इल्जाम, रिपोर्ट में दावा, पर्सनल डेटा भी विदेश में हो रहा है स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1008 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल 11,506 मरीज हो चुके हैं। कोरोना से राज्य में 485 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में आंकड़ा 7,812 पहुंच गया है कुल संक्रमित लोगों का। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 295 हो गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो मुंबई के अंदर 5 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 1,879 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना बेकाबू है, सरकार कोरोना पर काबू पाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसके बाद भी रोज सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। क्या है सरकार की आगे की रणनीति? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात की अंजना ओम कश्यप ने। हमारे साथ इस वक्त सीधे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अमित देशमुख जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका देशमुख जी। मेरा अनिल देशमुख जी, पहला सवाल आपसे यही है, लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो गया है 4 मई से 17 मई तक का।
महाराष्ट्र उन राज्यों में से था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात की थी, लॉकडाउन 2 के वक्त भी। क्या हम माने कि इस फैसले में आपकी रजामंदी शामिल है, आप इसके साथ हैं और आपको लगता है अभी ये लॉकडाउन जरूरी है? बिल्कुल, जो निर्णय यहाँ पे हुआ है एकदम सही निर्णय हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने पूरे महाराष्ट्र को 3 जोन में हमने बंटवारा किया है। एक है रेड जोन, दूसरा ग्रीन जोन, तीसरा ऑरेंज जोन। ये 3 जोन में हमने बंटवारा किया है। इसमें ग्रीन जोन में काफी हद तक रियायती दी जा सकती है, ऑरेंज जोन में कुछ कम हद तक रियायती दी जाएंगी, लेकिन रेड जोन जो है उसमें अभी भी थोड़ी 17 मई तक थर्ड जो अभी चालू हुआ है लॉकडाउन में सख्ती बरतना जरूरी है। वहां पे सब लोगों को ये सब चीजों के ऊपर जैसी पाबंदी लॉकडाउन में थी उसी प्रकार की पाबंदी वहां पे रखने की जरूरत है, क्योंकि रेड जोन में वहां पे संक्रमण ज्यादा है करके उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये सब पाबंदियां बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये माननीय पंतप्रधान जी ने लॉकडाउन महाराष्ट्र में घोषित किया, पूरे भारत में घोषित करने के पहले ही हमारे महाराष्ट्र में इसके पहले से 3-4 दिन पहले से हमने निर्णय लिया था लॉकडाउन करने का, लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, अभी लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत रेड जोन में इसी तरीके से लॉकडाउन रहेगा और इसमें उसका पूरा डिटेल जल्द से जल्द महाराष्ट्र शासन, हमारे मुख्यमंत्री साहब 1-2 दिन में पूरे रेड जोन में किस प्रकार से सख्ती की जाएंगी, या ऑरेंज जोन में किस प्रकार से रियायती दी जाएंगी, या ग्रीन जोन में किस प्रकार से रियायती जाएंगे, 1-2 दिन में इसका फैसला करके माननीय मुख्यमंत्री साहब इसको जाहिर करेंगे। जी, अगर इसमें कोई अपडेट हो तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 14 रेड जोन है महाराष्ट्र में, 16 ऑरेंज जोन और 6 ग्रीन जोन। और रेड जोन में मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव, मुंबई सबर्बन, ये सभी इलाके शामिल हैं। बहुत सारे ये रेड जोन है, बहुत बड़ी चुनौती है। क्या बताएंगे, आपकी किस तरह की रणनीति होगी? इससे पहले भी मेरी धारावी पर कई बार आपसे बात हुई अनिल देशमुख जी, बहुत बड़ी चुनौती वाली जगह है ये। ऐसा है कि पूरे दुनिया में आप देखिए, पूरे दुनिया में कोरोना का खौफ बढ़ रहा है। आज से ऐसी पूरी हालत में है कि ताकत से ताकतवर देश भी इस बीमारी के सामने बेबस हो चुका है। उस हालात में हमने महाराष्ट्र में काफी हद तक हमने हमारा जो पुलिस फोर्स है, हमारे डॉक्टर्स है, हमारे नर्सेस है, हमारे जो साफ सफाई के कर्मचारी है, सभी हमारी गवर्नमेंट के मशीनरी जद्दोजहद से दिन रात इस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी कार्रवाई कर रही है, चाहे मुंबई हो, चाहे पूना हो, चाहे नागपुर हो, या चाहे मालेगांव हो। इस प्रकार में पूरी यंत्रणा हमारे काम में लगी हुई है। और आपको ये भी बताऊं, ये जानकारी भी आपके दूं कि पहले हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस डबल होने का रेट था, पहले 8 दिन में पहले पॉजिटिव केसेस डबल होती थी, अब ये 10 दिन में डबल हो रही है। काफी हद तक हमने इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया है और आगे भी चल के इसी प्रकार से, इसी मुस्तैदी के साथ हमारी पूरी यंत्रणा काम करके इसको काबू में करेगी। मजदूरों को लेकर एक सबसे बड़ी चुनौती है अब अनिल देशमुख जी, जिस पर मैं आना चाहती हूं। मजदूरों को कैसे उनके राज्यों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भी आज इजाजत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दे दी गई है। कुछ देर पहले टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका ये कहना था कि बहुत सारे मजदूर उनकी सीमा पर पहुंच गए हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन सर्विलेंस नहीं हो रहा है, निगरानी नहीं हो रही है। ऐसे में ऐसा ना हो कि संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाए और एक भूल हो जाए, क्योंकि ये पूरी जो 40 दिनों और अब तो 40 के बाद 54 दिनों की मेहनत है, वो इसीलिए मोबाइल ऐप और मोबाइल पर ही दंगल का मजा लीजिए। डाउनलोड करें आज। हमारे संवाददाता साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। हम बात कर रहे हैं कि क्या सचमुच में अब इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंसमेंट किया है कि 21 मई को 21 मई को महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हो जाएंगे, यानी जो 9 सीटें विधान परिषद की खाली हो रही थी वहां पर चुनाव हो जाएंगे। ये अप्रैल में चुनाव होने थे,
लेकिन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो चुनाव आगे ढकेल दिए गए थे कोरोना के आउटब्रेक के चलते, लेकिन उसके वजह से उद्धव ठाकरे की जान अटक गई थी, क्योंकि वो किसी भी सदन के सभासद नहीं थे और अगर उनको सदस्य नहीं बनते तो उनके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली जाती। फिर प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की, फिर आज वो राज्यपाल से भी जाके मिले। राज्यपाल से मिलने के बाद राज्यपाल ने कल ही इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप चुनाव जल्दी कराने के बारे में सोचिए, चुनाव होगा तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र में। इसके मद्देनजर आखिरकार इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई और इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया है कि 21 मई को चुनाव हो जाएंगे। यानी अब उद्धव ठाकरे का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। 27 मई तक उनको किसी न किसी सदन का, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना था, तो अब विधान परिषद के सदस्य वो बन सकते हैं क्योंकि 9 सीटें खाली हो रही है। लेकिन क्या बिल्कुल ही साफ हो गया है? क्या अब ये चुनाव कैसे होंगे? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये विधान परिषद के चुनाव है। यहां पर विधानसभा सदस्य यानी विधायक जो लोगों से जीत कर जाते हैं वो 9 लोगों के लिए वोट डालते हैं, ठीक है, और उसमें से 9 लोग जीत कर आते हैं जो विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। तो महाराष्ट्र की कुल संख्या विधानसभा की 288 है स्ट्रेंथ, उसके अनुसार करीब करीब 27 वोट हर व्यक्ति को लगेंगे जीत कर जाने के लिए, और उससे फिर वो 9 लोग जीतकर जा सकते हैं। तो अभी की अगर हम स्ट्रेंथ देखें हर किसी की, तो बीजेपी के 105 जो जीतकर आए हैं, समर्थित लोग पकड़ के 116-18 तक हो जाता है। वही जो एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसकी कुल संख्या अगर पकड़े तो 170 तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के करीब करीब 5 लोग बड़ी आसानी से जीत सकते हैं अभी की व्यवस्था पे, जिसपे शिवसेना के 2 लोग जीत सकते हैं, एनसीपी के 2 लोग जीत सकते हैं, कांग्रेस का 1 आदमी जीत सकता है। वही बीजेपी और समर्थित लोगों के 3 लोग जीत कर जा सकते हैं बड़ी आसानी से, जिसके लिए कोई मारामारी नहीं होगी, उनके पास उतने वोट है कि वो जीत जाएंगे। लड़ाई होगी 9वीं सीट के लिए। अगर 9वीं सीट पर बीजेपी और एमवीए आपस में बातचीत करके मामला नहीं सुलझाते, कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं भेज पाते कि जो तटस्थ है या किसी भी पार्टी का नहीं है या जो भी है, कोई सुलह सफाई हो जाए कि भाई एक बार बीजेपी को छोड़ दे या एमवीए को छोड़ दे, नहीं तो फिर 10वां कैंडिडेट आ जाएगा और फिर चुनाव लेना पड़ेगा। विधान परिषद का चुनाव ये सीक्रेट बैलेट से होता है, राज्यसभा की तरह हाथ खड़े करके चुनाव में फैसला, ओपन वोटिंग नहीं होता है। तो इसके वजह से सीक्रेट बैलेट अगर करना है तो सारे 288 विधायकों को मुंबई बुलाना होगा, मुंबई में बुला के उनसे वोट डलवाना होगा और वोट डलवा के काउंटिंग करके उसका फैसला लेना होगा। तो ये एक बड़ा चक्कर हो जाएगा और इसमें किसके वोट कहां चले जाते हैं, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, वो समझ में नहीं आता है। तो ये टालने की बहुत बड़ी कोशिश होगी। तो जब तक ये बात साफ नहीं होती कि क्या सचमुच में 10वां कैंडिडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक पूरा शेड्यूल तो आया नहीं है, 21 मई को चुनाव होने इतना ही बताया गया, तो जाहिर सी बात है कि उसके 1 हफ्ते पहले तक स्क्रूटिनी, आप कैंडिडेचर भरना, ये सारी चीजें होने वाली है, तो वो सब में तो थोड़ा समय जाएगा, तब तक ये बात साफ नहीं हो पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो साफ है कि अब उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहले वोट उनको डाले जाएंगे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ से, ताकि उनका रास्ता साफ हो, उनकी सदस्यता बची रहेगी, वो मुख्यमंत्री पद पर बचे रहेंगे और एक रास्ता यहां पर निकलता हुआ साफ नजर आ रहा है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने ये पहले क्यों नहीं सोचा, इस पर भी सवाल पैदा होता है, क्योंकि जो स्थिति अप्रैल में थी वो आज नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो ग्रीन जोन्स है वहां पर थोड़ी रियायत मिलने वाली है, ये बात भी साफ हो गई कि रेड जोन्स में ज्यादा आप मोबिलिटी नहीं कर पाएंगे, ये बात भी साफ हो गई है। तो अब ये किस तरीके से वो करेंगे पता नहीं, लेकिन खैर ठीक है, आखिरकार महाराष्ट्र जैसे राज्य में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इस पर सभी का एक मत हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये पहले ही हो जाता तो हो सकता है कि इतने दिन में जो उथल पुथल हुई वो शायद नहीं होती। लेकिन कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे अब विधान परिषद के सदस्य बन पाएंगे, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन क्या चुनाव होंगे या निर्विरोध या चुनाव हुए बिना, ज्यादा कैंडिडेट 9 से ज्यादा कैंडिडेट ना आए बिना वो होंगे, ये अब हमको हफ्ते भर में पता चल पाएगा।